सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तैयारी समीक्षा अधिकारी की प्रश्नों के माध्यम से आज हम लोग इसकी अंतिम श्रृंखला लेकर आए हैं और आज हम लोग जिस सब्जेक्ट का प्रश्न अध्ययन करेंगे वह है साइंस, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के तहत समीक्षा अधिकारी में आए हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में जंतु और वनस्पति दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो डिस्कशन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि सामान्य विज्ञान आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एक समस्या तो बना ही रहता है, साथ में साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी समस्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज लेना अलग की बात है, सब्जेक्ट का सामान्य अध्ययन के रूप में नॉलेज लेना अलग की बात है। तो यही कारण है कि सामान्य विज्ञान की श्रृंखला लेकर हम आए हैं। आज सामान्य विज्ञान पूरा जल्द से जल्द पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे एक लेक्चर के अंतर्गत, ताकि आप अपने तैयारी को अंतिम रूप प्रश्नों के माध्यम से दे सके। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। नंबर 1, नंबर ए तीव्रता का, नंबर बी समय का, नंबर सी दूरी का और नंबर डी प्रकाश के वेग का। तो सही उत्तर होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका डिफिनीशन क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 10⁻15 मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना? अब आप अंदाजा लगाएं कि प्रकाश का स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में वो पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकती है। उसके द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ताप के किस पैमाने पर, ताप के किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, यानी आप निगेटिव रीडिंग नहीं ले सकते, वहां पे उसका ऋणात्मक नाम नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री से आप जैसे नीचे जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, यानी 0 के से ही फ्रीजिंग पॉइंट यानी बर्फ के जमने का शुरू प्रारंभ हो जाता है। तो क्या माइनस सेल्स नहीं पाया जाता, माइनस ऋणात्मक मान। तो नंबर ए है सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। नंबर बी फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। नंबर सी केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। और नंबर डी है रीयूमर पैमाना, रीयूमर पैमाना। तो इसका सही उत्तर है केल्विन पैमाना। सही उत्तर क्या है? केल्विन। केल्विन पैमाने पे आप 0 डिग्री से नीचे नहीं पा सकते। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, एक केल्विन 0 डिग्री जो केल्विन होता है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो 0 डिग्री
जो 0 डिग्री केल्विन होता है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और -273 से नीचे टेम्परेचर होना असंभव है, कठिन है। ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि केल्विन पैमाने में 273.15 को ही 0 डिग्री केल्विन मान लिया गया, उससे नीचे पैमाना संभव नहीं है माइनस में। ठीक है ना। तो केल्विन पैमाना वह पैमाना है जिसमें आप ऋणात्मक मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वह 0 डिग्री केल्विन से प्रारंभ भी होता है, और वो 0 डिग्री केल्विन जब आप सेल्सियस में लेंगे तो -273 डिग्री, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना हो जाएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं मिलान करने वाला। मिलान करने के लिए 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं, हम लोग को उसमें मिलान करना है। लेकिन हमने क्या किया है, आपको आसानी हो, समझ में आ जाए, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक ही बार में सब मिलान करके दे दिया। आपको हम समझा देते हैं। त्वरण यानी एक्सीलरेशन, बल, फोर्स, कार्य, उष्मा, शक्ति यानी पावर, सबका यहां यूनिट दिया, मात्रक दिया है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का, एक्सीलरेशन का। जैसे जो फोर्स की परिभाषा है F बराबर ma, तो a उसमें क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन माने क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। फिर है बल, फोर्स। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। कार्य का जो मात्रक यूनिट होता है वह जूल होता है। उष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। और पावर का जो मात्रक होता है वो होता है वाट। ठीक है। त्वरण मीटर पर सेकंड, बल न्यूटन, F बराबर ma, W बराबर Fs, कार बराबर बल गुणे विस्थापन। उष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है जो कैलोरी के रूप में नापा जाता है, शक्ति को वाट के रूप में नापा, पावर। जो आप बल्ब वगैरह लाते हैं पावर लिखा रहता है, या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अश्व के आधार पर ही शक्ति को नापा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तो ऊर्जा होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए, त्वरण, बल, कार्य, उष्मा, सबके मात्रक मैंने एक लाइन में लिख दिया ताकि आप याद कर लीजिए उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री रडार उपयोग में आता है। रडार, आप रडार के बारे में सुनते हैं। रडार का उपयोग, रडार उपयोग में आता है, किस कार्य के उपयोग में रडार को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रकाश तरंगों को ज्ञात करने के लिए। नंबर बी, ध्वनि तरंगों को ज्ञात करने के लिए। ध्वनि तरंगों को ज्ञात करने के लिए। नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। और नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे किसी देश की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, रडार एक महत्वपूर्ण यंत्र है। और रडार का मुख्य उपयोग जो किया जाता है वो
रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए है। रडार का जो फुल फार्मूला है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी रेडियो तरंगों के माध्यम से हम प्रतिध्वनि के माध्यम रेडियो तरंगे भेजेंगे और वो टकरा कर जैसे वापस आएगा, इससे पता चलेगा कोई वस्तु का लोकेशन कहां है। तो रडार किसी देश की सुरक्षा का प्रमुख यंत्र माना जाता है। तो रडार जो किसमें प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठा यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। जैसे आप देखते होंगे जब आप ट्रेन में रुकी रहती है और जैसे ही ट्रेन चलना प्रारंभ होती है आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। या बस में आप बैठे हैं, बस में आप जैसे ही बस चलती है आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका क्या कारण है? किस कारण से बस में बैठा हुआ यात्री बस चलते ही पीछे की ओर झुक जाता है? पीछे की ओर कैसे झुक जाता है? तो नंबर ए ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। नंबर बी गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। नंबर सी जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझना पड़ेगा। न्यूटन्स ने गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, ठीक है ना। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जड़त्व का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रवृत्ति को बनाए रखना। प्रवृत्ति माने क्या? कोई वस्तु या तो गति में होगी या तो स्थिरता में होगी। न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके गत अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक। अब बस में जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो शरीर का जो निचला भाग है वो बस के संपर्क में है। ठीक। बस जैसे ही चला तो निचला भाग तो शरीर के बस के संपर्क में तो चल दिया, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो स्थिर था, तो वो स्थिरता में ही रहना चाहेगा, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि वस्तु अपने प्रवृत्ति को बनाए रखेगी, यानी स्थिर है तो स्थिर बनाए रखेगी। इसी को स्थिरता का जड़त्व कहा जाता है। तो ऊपर वाला भाग तो अपने आप को स्थिर रखना चाहेगा ना, नीचे वाला तो चल दिया, ऊपर वाला स्थिर रखना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए नीचे वाला तो चल दिया, ऊपर वाला स्थिर रखना चाहेगा, तो पीछे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। तो ये किस कारण होता है? स्थिरता के जड़त्व के कारण होता है। ये रटने वाला प्रश्न नहीं है, ये साइंस के मूल कॉन्सेप्ट की बात करता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े हैं तो न्यूटन्स के तीनों लॉ को आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। जब आप न्यूटन्स के तीनों लॉ का कॉन्सेप्ट बनाएंगे तभी इससे प्रश्नों का हल हो पाएगा। ये नहीं है कि ये प्रश्न, बहुत लोग इसको गति का जड़त्व लगा देते, ठीक है ना, क्योंकि दोनों दे रखा है, स्थिरता का जड़त्व या गति का जड़त्व। तो सही उत्तर होगा स्थिरता का जड़त्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन टोटल रटने वाले नहीं होते हैं, पहले जान लीजिए। साइंस के क्वेश्चन जो है वो हमको समझना भी है, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक साइंस के प्रश्न उतने आसानी से नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको साइंस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण
के सार्वभौमिक नियम, सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? नंबर ए आइंस्टीन, 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 नंबर बी न्यूटन, नंबर सी गैलीलियो और नंबर डी केपलर, नंबर डी केपलर। ठीक है ना? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन का कहना यह था कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना? यानी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r दोनों के बीच का डिस्टेंस है, m1 उनका हुआ, और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह g आ जाता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही फार्मूला है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये g क्या है? एक नियतांक है, ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान पूरे ब्रह्मांड में एक माना जाएगा। ठीक है ना? ये न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जो यह मानता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, और अगर आकर्षित करता है तो उनके बीच का जो बल होगा, आकर्षण बल, वो इस फार्मूले से निकलेगा। उन दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल आप लगाएंगे अपॉन उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु। अब प्रकाश तंतु केवल रटने से काम नहीं चलेगा, प्रकाश तंतु का आपको पूरा सिद्धांत समझना पड़ेगा। जब आप देखिए, जैसे हो क्या है, जैसे इसका उत्तर बहुत लड़के रट लेंगे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो आप तांबे के तारों में जो विद्युत का प्रवाह देखते हैं या सूचनाओं का प्रवाह देखते हैं, इससे अलग है ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु से बहुत सारी सूचनाएं और संचरण, कम्युनिकेशन किया जा सकता है। इस तार में तो छोटी सी मात्रा में संचरण होता है, लेकिन प्रकाश तंतु में बहुत भारी मात्रा में सूचनाओं का संचरण किया जाता है। अब जब ऑप्टिकल फाइबर का पूरा प्रिंसिपल आप नहीं पढ़े होंगे तो ऐसे प्रश्न मान लीजिए आप रट के उत्तर कर सकते हैं, लेकिन किसी दिन अगर इसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से तो समस्या हो जाएगी। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर बी अपवर्तन। नंबर सी प्रकीर्णन। नंबर डी व्यक्तीकरण। देखिए, पतली पतली सिलिका की नलियां होती हैं, पतली पतली सिलिका की नदियां होती हैं, जिसमें सूचना प्रकाश तरंगों के माध्यम से चलता है। ठीक है ना? बाई ऑप्टिक्स दिस कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ये सिलिका की पतली पतली नलिकाएं होती हैं और यह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जितने रेस जाएंगी उतना बाहर निकलेगी, कहीं धातुओं से टकराकर वो कहीं नष्ट नहीं होगा, बाहर उतना निकलेगा, जितना आएगा उतना बाहर जाएगा।
परावर्तन के बाद जो है बहुत सारा ऊर्जा जो है, बहुत सारा वेव्स जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं धातुओं के माध्यम से, क्योंकि अपवर्तन परावर्तन दोनों होता है। लेकिन प्रकाश तंतुओं में, ऑप्टिकल फाइबर में जो पतली पतली सिलिका की नलिकाएं होती हैं, उसमें पूरा आंतरिक परावर्तन, मतलब टकराकर पूरा किरण लौट आएगा, फिर टकराते 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 संचरण होकर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। तो उष्मा का लॉस बहुत मिनिमाइज होता है, बहुत मिनिमम होता है। इसीलिए आज के जमाने में आप देखते हैं ना, जमीन खोद खोद के हमेशा पाइप डालते रहते। ऑप्टिकल फाइबर हर जगह प्रयोग हो रहा है आजकल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जब समझ लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर मेंस में भी आता है, तो ऑप्टिकल फाइबर को आप बढ़िया से समझ लीजिए ताकि अच्छे से उसका सिद्धांत आप कर सके। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? हरा, पीला, लाल, गुलाबी क्यों नहीं दिखाई देता है? तो नंबर ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नंबर बी, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नंबर सी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। डी, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। अगर मैं सब लिखूंगा तो थोड़ी सा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। डिजिटल पैड अगर सीमा है तो उस सीमा को हम लोग कमजोरी नहीं बनाएंगे, वो हमारी मजबूती रहेगी। हमारा मूल उद्देश्य बहुत सुंदर यहां लिखना या उससे नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य है यहां समझ विकसित करना। प्रश्नों का समझ विकसित हो और प्रश्नों को आप एग्जामिनेशन हॉल में सही से हल कर सके बाय कॉन्सेप्ट के माध्यम से। यह बड़ा उद्देश्य हो सकता है। बहुत ज्यादा सुंदर बोर्ड हो, बहुत ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी हो और ज्ञान जो है बिल्कुल सही ना हो तो बेकार है। ठीक है ना। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? वो प्रकीर्णन के कारण, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्या होता है? नीले प्रकाश का। तो ऑप्शन ए होगा, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सबसे अधिक प्रकीर्णन कारण। जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो मार्ग में धूल कण आदि से टकराकर फैल जाती हैं। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। और जब प्रकाश की किरणें चलती हैं सूर्य से तो वो रास्ते में टकराते टकराते सबसे ज्यादा जो फैलती जाती हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो फैलाव होता है, प्रकीर्णन होता है, वो नीले प्रकाश का होता है। इसलिए समूचे सातों रंग का जो कलर हो जाता है वो नीला हो जाता है। और जब प्रेक्षक के आंखों पर यह पड़ता है तो नीला ही दिखाई देता है। इसीलिए बार बार प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? चूंकि वहां लाइट तो मौजूद है नहीं, सूर्य का प्रकाश है नहीं अंतरिक्ष में, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकीर्णन के लिए वहां प्रकाश तो है नहीं, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां प्रकीर्णन होता नहीं, लाइट है नहीं। चूंकि हमारे पास वायुमंडल है, लाइट है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले का होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को इसलिए हम लोग को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का है? वर्णक्रम में जो प्रकाश का किरण आप देखते हैं, विश्व वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? जो प्रकाश के सातों रंग लेते हैं उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य लाल, नंबर बी पीला, नंबर सी नीला और नंबर डी बैगनी।
प्रकाश के सातों रंगों में जो दृश्य वर्णक्रम है, ठीक है ना, उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किसका होता है? तो सही उत्तर होगा बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो है वो लाल रंग का होता है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। बैगनी रंग का सबसे कम होता है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन अपवर्तन बहुत ज्यादा हो जाता है। लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए वर्ण विक्षेपण इसका बहुत कम होता है। तो लाल का वर्ण विक्षेपण कम होने के कारण ही जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा लाल बनाए जाते हैं। अगर बैगनी रंग का आप सिग्नल बना देंगे तो दिखेगा नहीं कुछ दूरी से, क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण वो ज्यादा ज्यादा उसका वो झुकाव हो जाता है, फैलाव हो जाता है, तो वो वहां रहेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं कुछ दूरी से, ठीक है ना। विक्षेपित ज्यादा हो जाता है वो, इसलिए दूरी तक दिखेगा ही नहीं। लेकिन बैगनी जो लाल रंग का है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तो उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। इसीलिए सिग्नल जो है वो हमेशा लाल कलर के ही बनाए जाते हैं, ज्यादातर लाल, पीला, ठीक है ना, और हरा। लेकिन बैगनी का आप कभी नहीं देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है, स्वचालित इंजनों में निम्न में से हिमरोधी तौर पर मिलाया जाता है। स्वचालित ऑटोमोबाइल, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर पेट्रोल में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? हिमरोधी माने जो पेट्रोल, ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है इंजनों में, स्वचालित इंजनों में, जो जमने नहीं देता है पेट्रोल को या इंजन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले है एथेनॉल, नंबर बी ऑप्शन है एथिलीन ग्लाइकाल। नंबर सी है मेथेनॉल। नंबर डी है एथिलीन, ठीक है ना। तो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में जो मिलाया जाता है वो है एथिलीन ग्लाइकाल, और एथिलीन ग्लाइकाल के कारण ही जमने नहीं पाता पेट्रोल ठंडे प्रदेशों में। क्यों? उसमें क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकाल, और एथिलीन ग्लाइकाल के कारण ही ये क्या होता है, ये जमता नहीं है। इसको हिमरोधी भी कहा जाता है। आइए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया जाता है। गर्मी के मौसम में श्वेत वस्त्र माने सफेद वस्त्र, गर्मी के मौसम में श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, समझिए, इसीलिए मैंने इन सबों को लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। गर्मी के मौसम में श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं। अब इसका क्या कारण है भाई? श्वेत वस्त्र जो है वो काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो जो सफेद रंग होता है वो सभी किरणों को परावर्तित कर देता है प्रकाश के, इसलिए वो व्हाइट दिखाई देता है। सफेद दिखाई देने का मतलब क्या है कि सभी किरणों को, जो सूर्य के सभी किरणों, सातों रंगों को वो क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। और काला दिखाई देने का मतलब क्या हुआ? सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। तो आप अगर काला वस्त्र पहनेंगे तो प्रकाश का पूरा लाइट आप अवशोषित कर लेंगे, आपका जो कपड़ा है, वस्त्र है, तो गर्म हो जाएगा शरीर। और सफेद वस्त्र क्या करता है? सभी प्रकाश की किरणों को, सभी रंगों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए आपका शरीर क्या होता है? ठंडा बना रहता है। तो सभी प्रकाश को
सभी रंगों को पूर्ण रूप से परावर्तित करने के कारण ही श्वेत वस्त्र जो है वो क्या दिखाई देता है, ठंडा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है महासागर में, महासागर में, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं, डूबी हुई वस्तुओं का पता किस यंत्र से लगाया जाता है, का पता किस यंत्र से लगाया जाता है। ठीक है ना। समुद्र वगैरह में जो मान लीजिए जहाज कोई डूब गया या नीचे कोई चीज छिपा हुआ है तो उसका किस यंत्र से पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। नंबर सी है सेक्सटेंट, सेक्सटेंट। और नंबर डी है सोनार, सोनार। तो इसका सही उत्तर होगा सोनार। सोनार नामक यंत्र से माध्यम से ही, सोनार, सोनार नामक यंत्र के माध्यम से ही क्या करते हैं, हम समुद्र में कोई भी चीज जो छिपी रहती है उसके बारे में पता लगाते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से रेडियो तरंगों को भेजा जाता है और वो टकरा कर जब वापस आती है प्रतिध्वनि के माध्यम से, प्रतिध्वनि के माध्यम से जब वो वापस लौटती है, टकरा कर वापस आती हैं, तो उससे पता लगाया जाता है कि कोई चीज कहां पर स्थित है। तो उस यंत्र का यह भी पूछ सकता है कि सोनार नामक यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एक प्रतिध्वनि के माध्यम से कार्य करता है, वो भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए, ऊर्जा के किस रूप के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर ए है विकिरण, नंबर बी है संवहन, नंबर सी है चालन, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आप यहां कह सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जिसके लिए माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर होगा विकिरण। देखिए ऊष्मा का संचरण 3 माध्यम से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। ठोसों में जो ऊष्मा चलित होती है चालन, गैसों और वायु में संवहन के माध्यम से होती है। लेकिन जो विकिरण होता है रेडिएशन, उसमें ऊष्मा के संचरण के लिए वायु और जल की आवश्यकता नहीं है, ठोस की आवश्यकता नहीं है। ठोस द्रव गैस तीनों के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं वो विकिरण के माध्यम से आती हैं और सूर्य के किरणों को संचरित होने के लिए किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का जो ताप है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे पास विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। इसलिए प्रश्न में एग्जाम में आता है कि सूर्य का प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो वो निर्वात में होती है, वैक्यूम में। अब देखिए वैक्यूम में कोई कण तो है नहीं माध्यम के, ठीक है ना। लेकिन अब अगर वहां ध्वनि चलना हो तो नहीं चल पाएगा ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश के किरणों को, रेडिएशन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश के किरणों का सबसे अधिक चाल जो है वो निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। तो ये समझ में आ गया, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए।
अगला प्रश्न है, टेलीविजन ग्राही दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करता है? टेलीविजन ग्राही जो है दूरस्थ नियंत्रण, टेलीविजन ग्राही जो है वो दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के चुंबकीय विकिरण, दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के चुंबकीय विकिरण का प्रयोग करता है? अब इस प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए कि टेलीविजन को नियंत्रित कौन करता है? रिमोट कंट्रोल। तो ये प्रश्न ऐसे समझ सकते हैं, रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगे निकलती हैं जो टीवी को नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरणें, नंबर बी है दृश्य किरणें, नंबर सी है अवरक्त तरंगे, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही है अवरक्त किरणें। रिमोट कंट्रोल से जो किरणें निकलती हैं वो कौन सी किरणें होती हैं? अवरक्त किरणें होती है। देखिए रेडियो तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के माध्यम से अलग अलग नाम दे दिया जाता है, तो इसी में कम तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती है वो अवरक्त किरणें कहलाती हैं। तो अवरक्त किरणों के माध्यम से ही हम रिमोट कंट्रोल का प्रयोग करते हैं और उसी से हम टेलीविजन को क्या करते हैं? वो नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा माने एसी, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है। दिष्ट विद्युत धारा माने डीसी, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी वगैरह में, सेल वगैरह में होता है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में किस यंत्र द्वारा परिवर्तित करते हैं? ठीक है ना? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो नंबर ए डायनेमो, नंबर ए डायनेमो, नंबर बी मोटर, नंबर सी ट्रांसफार्मर, और नंबर डी रेक्टिफायर। तो सही उत्तर होगा रेक्टिफायर, दिष्टकारी। दो यंत्र होते हैं, डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व। आजकल लाइट इमिटिंग डायोड जो चल रहा, वो बल्ब भी चल रहे हैं, एलईडी वगैरह। तो डायोड वाल्व रिएक्ट्स एज ए रेक्टिफायर, दिष्टकारी माने यह अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, डीसी, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, किसके द्वारा? रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी के माध्यम से। डायोड वाल्व बिहेव एज ए रेक्टिफायर, डायोड वाल्व जो होता है वो रेक्टिफायर के भांति कार्य करता है। तो सही उत्तर होगा रेक्टिफायर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में ऊर्जा का जो कारण होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब क्या हुआ? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। मुख्य ईंधन जो है वो हाइड्रोजन होता है,
तो हाइड्रोजन के जब दो परमाणु आपस में संलयित होते हैं, ठीक है ना, तो वो हीलियम का परमाणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु संलयित होकर हीलियम का एक परमाणु बनाते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के दो परमाणु संलयित होकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इसमें अपार ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा हमको प्रकाश के माध्यम से मिलती है, ठीक है ना। तो सूर्य के अपार ऊर्जा का मूल कारण जो होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। आइए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो उत्तर जगह चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? 1837 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, जो सबसे पहले कंप्यूटर का रूप माना जाता है 1837 में। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है? कंप्यूटर का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। जियो स्टेशनरी एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? नंबर ए 12 घंटा, नंबर बी 24 घंटा, नंबर सी 48 घंटा और नंबर डी 1 वर्ष। अब देखिए, यह प्रश्न वही विद्यार्थी कर सकता है जिसका ज्ञान थोड़ी विस्तृत हो। कैसे? सबसे पहले यह पता होना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है और भू स्थिर कक्षा क्या होता है, पहले तो यही जान लीजिए। देखिए, पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ऑर्बिट है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, माने भू स्थिर कक्षा। अब आप कहेंगे भू स्थिर कक्षा क्यों है? क्योंकि जिस सैटेलाइट को यहां पर स्थित किया जाएगा, स्थिर किया जाएगा माने रखा जाएगा, वह सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के आवर्तकाल या घूर्णन काल के बराबर उसका घूर्णन काल होगा, यानी पृथ्वी के समान ही चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है अपने अक्ष पर, वो कितना होता है? 24 घंटा। तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है उसका मूल विशेषता यही है कि वहां जिस भी आप सैटेलाइट को रख देंगे वो पृथ्वी के बराबर समय में ही चक्कर लगाएगा एक, ठीक है ना। यानी उसका आवर्त काल या घूर्णन काल वही होगा जो पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 24 घंटा। तो उसका भी कितना हो जाएगा? 24 घंटा। इसीलिए भू स्थिर जब उस पृथ्वी के बराबर गति लगाएगा, चक्कर लगाएगा पृथ्वी बराबर समय में, तो हमेशा वो स्थिर दिखाई देगा, इसीलिए उसका नाम है भू स्थिर कक्षा। भाई, दो वस्तुओं की गति अगर बराबर हो सड़क पर चलते हुए, तो दोनों का बैठा व्यक्ति दोनों को स्थिर दिखाई देगा। कभी कभी आप इस बात को वाच करिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत से। तो भू स्थिर कक्षा इसीलिए क्योंकि आवर्त काल बराबर है, घूर्णन काल, इसीलिए बराबर चलेंगे, तो इसी वजह से जो है वो क्या होगा? स्थिर दिखाई देगा। इसीलिए भू स्थिर कक्षा उस कक्षा में वहां हर कोई स्थिर दिखाई देता है, ठीक है ना। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसको माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी ट्राम्बे में है, मुंबई के, और यही कारण है कि भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक भी माना जाता है, एटॉमिक एनर्जी। क्लियर है? आइए कुछ केमिस्ट्री के प्रश्नों को देख लिया जाता है।
ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं? समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक? तो सही उत्तर होगा समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ठीक है ना? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या आपस में एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होते हैं, उनको कहते हैं समस्थानिक, आइसोटोप्स। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? चालकता सर्वाधिक होती है, विद्युत चालकता जो है वो सर्वाधिक होती है। तो नंबर ए हीरा, नंबर बी चांदी, नंबर सी ग्रेफाइट और नंबर डी लकड़ी। तो विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक जो होता है, कंडक्टर जो होता है सर्वाधिक, वो चांदी होता है। कौन होता है? चांदी। विद्युत का सबसे बढ़िया चालक जो होता है सर्वाधिक, वो कौन होता है? चांदी होता है, सिल्वर। वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु Al, एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो नंबर ए पिच ब्लेंड, नंबर बी ग्रेफाइट, नंबर सी बॉक्साइट और नंबर डी अर्जेंटाइट। तो आपको निश्चित ये मालूम भी होगा कि जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम। पिच ब्लेंड से किसका प्राप्त होता है? यूरेनियम। और अर्जेंटाइट से क्या प्राप्त होता है? चांदी प्राप्त होता है। ठीक है ना? आइए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो नंबर ए लोहा, नंबर बी चांदी, नंबर सी ग्रेफाइट और नंबर डी हीरा। तो प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है वो हीरा है। कभी कभी कोरंडम को भी माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे अभी तक ज्ञात जो पदार्थ है वो हीरा माना जाता है। ठीक है ना? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है? ये इन देखिए, केवल रटिए नहीं, थोड़ी समझ लिए भी, क्योंकि साइंस कॉन्सेप्ट की भी मांग करता है और साइंस को तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं जब कुछ काम, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया तो इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से भी समझिए किताब में लेकर। ठीक है ना? अब हम लोग को ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं विस्तार से वहां बता देते हैं, जैसे यहां पे एक लिमिट है घंटों, अब इन प्रश्नों को ऐसे बताने में घंटों लग जा रहा है बहुत भी। हालांकि जो समय संभव वहां मैं व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं बहुत व्याख्या करने लग जाऊंगा तो कई घंटे का तो यही लेक्चर हो जाएगा। तो YouTube में थोड़ी सीमा हो जाता है, लेकिन आप लोग के पास सीमा नहीं है। आप घर पर बैठिए और आराम से सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए।
केवल एक क्विज टाइप का नहीं चल रहा है यहां पे कि हम आपको बता दिया आप रट लिए, आप इसको समझने का प्रयत्न करिए। कोशिश है ज्यादातर प्रश्नों में समझा रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्नों में समझाने के समय नहीं रहे तो आप उसको खुद समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल पेंसिल में पाया जाने वाला पदार्थ है। नंबर ए, पेंसिल में पाया जाने वाला पदार्थ है सीसा। नंबर बी, ग्रेफाइट। नंबर सी, सल्फाइट। नंबर डी, क्लोराइड। तो जो पेंसिल का लीड होता है, काला वाला दिखता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो पेंसिल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये बार बार प्रश्न आता है, जो पेंसिल का लीड है वो किसका बना होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लीड है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है? अब देखिए, आप कहते हो शुष्क बर्फ, भाई देखिए, एक बर्फ है जब आप पिघलता है तो पानी बनता है, लेकिन शुष्क बर्फ जो होता है वो पानी नहीं बनेगा, सीधे हवा बनकर, गैस बनकर उड़ जाएगा अगर पिघलेगा। तो ड्राई आइस का मतलब होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है, सॉलिड रूप होता है, वही ड्राई आइस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैंने देखा, पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। सभी जैविक पदार्थ का अनिवार्य तत्व है। सभी जैविक पदार्थ का, जो लिविंग थिंग्स हैं, सभी जीवित पदार्थ का अनिवार्य तत्व है। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नंबर ए है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नंबर बी है ऑक्सीजन। नंबर सी है कार्बन। और नंबर डी है गंधक माने सल्फर। तो सही उत्तर, जो लोग रटे होंगे तो समझेंगे भाई लिविंग थिंग्स के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां सही उत्तर होगा कार्बन। सभी जैविक पदार्थ जो है उनमें कार्बन की मात्रा निश्चित रूप से होती है। इसलिए आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि मरे हुए जीवों के जो आयु ज्ञात की जाती है वो कार्बन डेटिंग मेथड से ही ज्ञात की जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो हर तत्व में पाया जाता है, हर ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, और कार्बन एक रेडियोधर्मी तत्व हो जाता है। इसी वजह से उसकी निश्चित मात्रा अपनी कुछ निश्चित समय में आधी हो जाती है, जिसको आप अर्धायु बोलते हैं। तो इसी कार्बन की उपस्थिति के कारण ही हम जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग मेथड से ज्ञात करते हैं। इसीलिए कार्बन क्या हो गया? वो अनिवार्य तत्व होता है, क्योंकि वही पाया जाता है, इसीलिए वो अनिवार्य तत्व होता है। ये जीने के लिए लिविंग थिंग्स में होता है ऑक्सीजन ना, लेकिन जनरली मरने के बाद भी उसमें क्या बचा है? वो कार्बन है। क्लियर है? नेक्स्ट है, फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछता है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। एथेन नहीं, एसिटिलीन नहीं, मेथेन नहीं, क्या होता है? एथिलीन। ठीक है ना। एथिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बायोगैस, बायोगैस का मुख्य तत्व है,
बायोगैस का मुख्य तत्व देखिए, अगर एक शब्दों में पूछ ले तो आप मेथेन लगाएंगे, CH4 मेथेन। बायोगैस का जो मुख्य तत्व होता है वो जनरली मेथेन होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में दोनों दिया था, मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था? मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन असल में बायोगैस जो गोबर गैस वगैरह प्रयोग होता है गांवों में या ऊर्जा के लिए, वही बायोगैस है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेन मुख्य तत्व होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया था, मेथेन के साथ एक और ऑप्शन दिया था। सही उत्तर है मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली अपवर्ज पदार्थ में होता ही होता है, जितने भी सड़ांध अपवर्ज पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, ये तो आप कंफर्म जान रहे हैं। लेकिन मुख्य तत्व इसका क्या होता है? मेथेन होता है। उसको सड़ाया जाता है तब वो गैस बनता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी जो घर में आप प्रयोग करते हैं, घरेलू जो गैस होता है वो जनरली क्या होता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका मुख्य तत्व क्या होता है? ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है ना। ब्यूटेन जो है वो एलपीजी का मुख्य तत्व होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, जनरली ब्यूटेन ही होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य तत्व क्या होता है? ब्यूटेन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, जितना भी आप देखते हैं फूड होते हैं, पैकेट्स वगैरह सब रखे रहते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। गोताखोर, गोताखोर जो होते हैं अपने साथ किन गैसों के मिश्रण को सिलेंडर में ले जाते हैं? गोताखोर देखिए सिलेंडर लगाए रखते हैं, तो यही पूछ रहा है कि गोताखोर के सिलेंडर में किस गैसों का मिश्रण होता है। अब जो लोग नहीं पढ़े सीधे ऑक्सीजन ही लगा देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते, नहीं। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम मिलाया जाता है। गोताखोरों के सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। नेक्स्ट, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? अब थोड़ी सा आप बायोलॉजी में आ जाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये जनरली सभी लोग जानते हैं कि आलू का तना वाला भाग, स्टेम, आलू का जो तना वाला भाग होता है, आलू एक तना का ही स्वरूप होता है, जिसको हम खाते हैं वो क्या है? तना ही होता है। तो आलू का जो तना है, स्टेम होता है, वो क्या होता है? खाने वाला भाग होता है। कौन सा जलीय फर्न, फर्न माने पौधे प्रकार का होता है, शाकनाशी, शाक प्रकार का, कौन सा जलीय फर्न जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो सही उत्तर है एजोला। एजोला, हालांकि नील हरित शैवाल भी प्रयोग होता है, लेकिन वो एक प्रकार का कीटाणु है। लेकिन ये एजोला जो एक प्रकार का जलीय फर्न होता है, ये अपने जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और वो उर्वरक के रूप में पूरे खेत में होता है। तो एजोला नाइट्रोजन का कलेक्शन करके पूरे पोषण जो है, पोषक तत्व पूरे खेत में फैलाता है, जिससे खेत का जो ग्रेडियंट्स है वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए एजोला जो को एक जलीय फर्न है पौधे के रूप में, उसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? एक जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कोशिका के किस अंग को कहा जाता है?
यानी कोशिका का कौन सा अंग पावर हाउस कहलाता है, यानी ऊर्जा घर? तो ये तो आप जान ही रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को यहीं पे ऊर्जा बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, यानी पावर हाउस। कोशिका में एक अंग है तो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही ऊर्जा का निर्माण जनरेट होता है, इसीलिए उसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो तो फीमर होती है, जांग वाली हड्डी, कूल्हे वाली। ठीक है ना। लेकिन शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होता है। क्या होता है? स्टेपीज, कान वाली। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपीज होता है, कान वाली हड्डी होती है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, जांग की हड्डी होती है। सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह यानी कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह होता? ओ ए बी ए बी। तो ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। तो सर्वदाता रक्त समूह कौन हो गया? ओ। इसीलिए ओ वाले लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और सेम ब्लड ग्रुप का व्यक्ति नहीं मिला, ओ वाला तो सबको दे सकता है ना, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ओ वाला व्यक्ति। जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिकाओं का अधिकतर निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अधिकांश कहां होता है? अधिकांश। तो सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा, आपके हड्डियों में जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, वहीं पर इन आरबीसीज का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो यहीं पर उनका निर्माण होता है। अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसको जरा मैं लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक नहीं? देखिए फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे पूरा मानवीय अस्तित्व या पूरा जैविक अस्तित्व निर्भर है। अब आप कहेंगे क्यों, जरा अभी हम बता रहे हैं। देखिए नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। नंबर बी, ऑक्सीजन। नंबर सी, जल। और नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से कौन सा तत्व है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक नहीं होता? देखिए हरे पौधों द्वारा भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और भोजन निर्माण में हरे पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां करती हैं इसको, तो सूर्य के प्रकाश तो आवश्यक है, बिना सूर्य के प्रकाश के तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं करेगा। दूसरा है जल, जल से ही ऑक्सीजन निकलता है, तो जल की भी आवश्यकता हो गई। सूर्य का प्रकाश, जल, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ईंधन का काम करता है।
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद किसको निकालते हैं? ऑक्सीजन को। किसको निकालते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन तो बनता है, वो निकल, उसकी जरूरत कहां है? वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनता है, लेकिन ईंधन का काम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ऑक्सीजन तो कहीं ईंधन का यहां कोई काम कर नहीं रहा है। किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की। क्रिया में निकलता है तो उसकी क्रिया में क्या आवश्यकता है? पहले नहीं माता, वो तो क्रिया के बाद निकल रहा है। यहां पूछा क्रिया होने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता है? तो सूर्य का प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ईंधन का काम करता है। अब देखिए, पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए देखिए, यह भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी के प्रारंभ में कौन सा गैस अनुपस्थित था? तो वो था ऑक्सीजन। प्रारंभ में पृथ्वी का जो वायुमंडल था वो अपचायक था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी जहरीली गैसें थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन के इस पृथ्वी पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का जो मूल कारण है वो पौधों द्वारा किया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण ही है। यानी जब पौधे पैदा हुए, तब जब उन्होंने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाया, तभी इस वायुमंडल में जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है 21%, वो पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ही है। यानी पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण न करते तो मानवता का अस्तित्व संभव नहीं था। वही मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक किसको कहते हैं? तो नंबर ए वसा, नंबर बी हार्मोन, नंबर सी प्रोटीन और नंबर डी विटामिन। शब्द यहां समझिए क्या लिखा है, सहायक आहार कारक। देखिए इसमें सब आहार ही है, चाहे वसा हो, चाहे वो प्रोटीन हो, हार्मोन भी उत्तेजक का कार्य करता है, लेकिन इसमें सहायक आहार कारक जो होता है वो होता है विटामिन। आपके शरीर में होने वाली जो उपापचय क्रिया है उसमें उसको वो गति प्रदान करता है। वो शरीर के किसी क्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि उसको गति प्रदान करता है। इसीलिए जब विटामिन की कमी हो जाती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आहार का एक कारक के रूप में विटामिन है, जो आपके शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म क्रिया को क्या करता है? एक गति प्रदान करता है। और जब विटामिन कमी हो जाती है, गति रुक जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां आपको बेरी बेरी रिकेट्स और कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है ना? तो विटामिन जो है वो सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। अब विभिन्न विटामिनों से होने वाले रोग को अब यहां एक चार्ट बना दे रहे हैं, जैसे रतौंधी, रतौंधी, रिकेट्स, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी बेरी। इधर विटामिन का हम बना दे रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन ए। ठीक है ना? तो रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग जो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी1 यानी विटामिन बी की कमी से होता है। शरीर के कार्यों को जब गति नहीं मिलती है तो वो विटामिन के कमी के कारण से ही होता है। अभी मैंने आपको बताया, इसलिए सहायक आहार कारक भी ये कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? भोजन का प्रमुख अंग क्या है? भोजन का मुख्य अंग क्या है? भोजन का मुख्य अंग, मुख्य अंग है
नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नंबर बी वसा, नंबर सी प्रोटीन, और नंबर डी सेलुलोज, सेलुलोज। तो सही उत्तर होगा, आप जो भी भोजन लेते हैं वो जनरली कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही होता है, ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है कार्बोहाइड्रेट, उसी रूप में हम भोजन का प्रमुख अवयव होता है। सबसे पहले हम वही जो भी हम खाते हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट, हालांकि उसमें वसा, प्रोटीन और बहुत सारे चीज होते हैं, लेकिन जनरली भोजन का जो स्वरूप होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए जब कभी किसी को एनर्जी की जरूरत हो तो तत्काल ग्लूकोज दिया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप, ठीक है ना। इनमें से विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित माने वायरस, विषाणु जनित रोग नहीं है, रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो नंबर ए खसरा, नंबर बी रेबीज, नंबर सी पोलियो, और नंबर डी क्षय रोग, क्षय रोग माने टीबी। तो इनमें से कौन विषाणु से नहीं होता है? टीबी, टीबू जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। और बाकी ये जो है खसरा है, रेबीज है, पोलियो है, ये सब वायरस से ही होता है, विषाणु से ही होता है, ठीक है ना। तो क्षय रोग जो है टीबी वो किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। तो यही डी सही है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? वायरस माने विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। तो नंबर ए डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, नंबर बी मलेरिया, नंबर सी हैजा, और नंबर डी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो लीवर का रोग होता है। तो सही उत्तर क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो लीवर का रोग होता है वो जनरली जॉन्डिस का बिगड़ा रूप भी माना जाता है इसको। ये यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, और ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो यही एक रोग है जो वायरस के कारण इसमें ऑप्शन में होता है। बाकी सब किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास किस तत्व का मुख्य स्रोत है? समुद्री घास, समुद्री घास किस तत्व का मुख्य स्रोत है? किस तत्व का मुख्य स्रोत है? तो नंबर ए आयोडीन, आयोडीन, नंबर बी क्लोरीन, नंबर सी ब्रोमीन, और नंबर डी फ्लोरीन। समुद्र में जो बड़े बड़े घास मिलते हैं लेमिनेरिया कुल के, वो किस के लिए जाने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा आयोडीन। समुद्री घास में जो मुख्य अवयव पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आयोडीन। अंतिम प्रश्न है, जोनास साल्क, जोनास साल्क जो है वो किस खोज से जाने जाते हैं? किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो जोनास साल्क जो है पहली बार पोलियो के टीका, पोलियो का टीका खोजने के लिए जाने जाते हैं। पोलियो के टीका का आविष्कार जो है वो जोनास साल्क ने किया था। यही इनके लिए, इनके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था। तो आज हमने साइंस को कॉन्सेप्चुअल रूप से समेटने का प्रयत्न किया, ताकि आप समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में बैठे तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस साइंस के माध्यम में जरूर बनाए। संभव है समय बहुत लग गया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत चीजें पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि समय का अभाव है। मूल
हम लोग की सीमा यूट्यूब पे लेक्चर का यही होता था। फिर भी मेरा एक कोशिश रहा, कहां तक सफल रहे आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए लेक्चर वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।